हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य फोर्स। एज़ यू ऑल नो, अभी इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका प्राइमरी तो मोटिव रहता है ग्रुप एक्स क्लियर करना है, लेकिन सेकेंडरी वो सभी एग्ज़ाम्स के फॉर्म फिल कर देते हैं। तो जो बच्चे हमसे व्हाट्सअप पे जुड़े हैं और वो कोस्ट गार्ड का पेपर दे के आ रहे हैं, तो बच्चे मैसेज कर रहे हैं फ्रिक्वेंटली कि सर मेरी शिफ्ट में ये कोस्ट गार्ड में फिजिक्स का ये क्वेश्चन आया था, ये आया था। तो इस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं, जिससे आपको एक मैसेज मिलेगा कि रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है, एग्जामिनर है, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, वो फिजिक्स को लेके आपसे क्या डिमांड कर रहा है, अगर आप समझ पाओ तो। मैंने आपको एक बात बता दूं, जो क्वेश्चंस लिए हैं वो एक लेवल आगे ही लिए हैं, बस आपको बताने के लिए कि एग्जामिनर इधर उधर की चीज़ें किस तरह से पूछ सकता है। फिजिक्स में वही जो बेसिक चीज़ें हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं, वही क्वेश्चन घुमा फिरा के किस तरह से रिप्रेजेंट करी जा सकती हैं। तो वीडियो पूरा देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, बच्चे ने हमें मैसेज किया था कि सर एक वाटर में इमर्स करने वाला क्वेश्चन आया था कन्वेक्स लेंस का। तो क्वेश्चन, और अब वो तो इजी क्वेश्चन आया था। अब मैं आपको बताऊं उससे बनने वाले, और अगर मॉडरेट तक भी लेवल बनाएगा ग्रुप एक्स में या डबल ए में, तो एग्जामिनर इस पॉइंट से, फिजिक्स के इस पॉइंट से, वाटर इमर्स में से क्या क्या आपसे पूछ सकता है। तो देखो, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन टाइप किया हुआ है, तो इसको अभी रहने देते हैं। पहले आप अपनी नोटबुक में 2 पॉइंट लिखो। अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है और उसको वाटर में इमर्स करेंगे, तो उसकी पावर जो होगी वो डिक्रीज़ होगी, लेंस की क्षमता जो है वो घट जाती है। और अगर क्षमता घट जाती है, पावर आपको पता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ के, अगर पावर घट जाती है तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। सबसे पहले तो ये 2 बेसिक पॉइंट, और इन्हीं पॉइंट में से कोस्ट गार्ड में कोई क्वेश्चन बना होगा, तभी उसने कहा कि वाटर में इमर्स वाला क्वेश्चन आया था। हो सकता है पूछा हो कि अगर एक उत्तल लेंस को जल में डाल देंगे, आपको जल का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा और ग्लास का भी दे देगा। फिर आपसे कहेगा उसकी क्षमता, पहला ऑप्शन होगा घट जाएगी या बढ़ जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी या घट या बढ़ सकती है। तो पावर डिक्रीज़ हो जाएगी और फोकल लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी, सबसे बेसिक। अगर थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन बना, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इस रिजल्ट को, आप ये नहीं कि वहाँ पे इसको करने लगो। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि कांच जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, ठीक है, आर है, लेंस को जब वाटर में इमर्स कर दिया गया, और हो सकता है वाटर का भी आपको दे दे 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, नहीं दे तो आपको ये कंसीडर करके चलना पड़ेगा। तो जल में उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो ये तो पता है कि फोकस दूरी इमर्स करने पे बढ़ जाएगी, लेकिन ये एक स्पेशल केस है। इसका जो न्यूमेरिकल जो कैलकुलेशन है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लेकिन आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि 4 टाइम्स, यानी कि जो इसकी जो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 4f हो जाएगी, 4r हो जाएगी। अगर वक्रता त्रिज्या ईच की r थी तो ये 4r हो जाएगी, ठीक है। अब इस कैसे कैलकुलेट किया आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन को ऐसे भी, इस पे बेस्ड आपसे अगर थोड़ा और हाई लेवल बना, आपसे कहेगा कि एक थिन लेंस है, उसकी जो 12 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, ठीक है, उसको वाटर में इमर्स कर दिया गया। आपको ग्लास का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा और वाटर का भी देगा, और कहेगा कि न्यू जो वाटर में जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी। 4 ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपको ये नहीं, ये सोच लेना है कि ये 4 टाइम्स वाला हमने रिलेशन पढ़ा था, तो यहीं से रिलेट करोगे, 12 का 4 गुना आपका 48 आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो, इन अप्रोच के साथ आप टाइम सेव कर पाओगे। मैं आपको रटा नहीं रहा हूँ, पास्ट में सब चीज़ें बता चुका हूँ। अभी हमारे पास उतना ही टाइम है, लिमिटेड, तो हमें उस लिमिटेड टाइम में चीज़ों को कवर करना है। सपोज आपसे कहे एक थिन लेंस है, 10 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ थी, उसको इमर्स कर दिया गया किस में, वाटर में। वाटर में इमर्स कर दिया गया, तो सीधा आपको जो 4 ऑप्शन होंगे, 30 हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर, तो 4 गुना यानी कि 40 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन आप ऐसे ही प्रोबेबल है, सीधा 1 लाइनर ही पूछेगा, बढ़ जाएगी घट जाएगी, फोकल लेंथ पूछ सकता है और पावर पूछ सकता है। 2 पॉइंट आप और याद रखो, इसी से रिलेटेड हैं थोड़ा। अगर एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ f1 है, एक कनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ f2 है, मेरी बात ध्यान से समझना। एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कुछ होगी, एक अवतल लेंस है जिसकी फोकल लेंथ f2 है। कहेगा उन दोनों को कंबाइन करके रख देते हैं, उन दोनों को कंबाइन करके रख देते हैं, तो कॉम्बिनेशन का जो लेंस है वो बिहेव करेगा, मतलब आपसे सपोज कह देता है वो बिहेव करेगा जो उत्तल लेंस की तरह। तो क्या होना चाहिए, तो मेरी बात याद रखना, अगर उत्तल लेंस वाले की फोकल लेंथ f1 बड़ा है f2 से, अवतल से वाले से उत्तल बड़ा है। अब ये मैथमेटिकली कैसे होगा, ये पास्ट में मैं बता चुका हूँ। अभी आपको पॉइंट ये लिख लेने हैं, अभी तक तो पता हो आपको, लेकिन जल्दी से आप देख लेना। उन दोनों में जो बड़ी, अगर उत्तल वाली
अगर उत्तल कन्वेक्स की फोकल लेंथ बड़ी है तो कॉम्बिनेशन जो होगा वो उत्तल लेंस की तरह बिहेव करेगा। अगर उन दोनों में आप देख लेना अवतल लेंस वाला f2 बड़ा है तो जो क्या होगा, आपको 4 कंडीशंस भी दी जा सकती है। मैं आपको पूरा क्वेश्चन ही बता दूं कैसे बनेगा, आप कंफ्यूज हो जाते हो। मान लो आपसे कहा कि एक कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ f1 है, एक कनकेव है जिसका f2 है, ठीक है, और उसने क्लियर कर दिया कि कॉम्बिनेशन बिहेव करेगा किसकी तरह, कनकेव की तरह। तो 4 रिजल्ट में से कौन सा सही है? पहला रिजल्ट होगा f1 ग्रेटर देन f2, दूसरा रिजल्ट होगा f2 ग्रेटर देन f1, तीसरा रिजल्ट होगा f1 इज इक्वल टू f2। मतलब ऐसे 4 ऑप्शन बना सकता है। तो अगर रिजल्टेंट जो है कनकेव की तरह बिहेव कर रहा है, कनकेव थी f2 की, तो f2 ग्रेटर देन f1 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर रिजल्टेंट जो है दोनों का कॉम्बिनेशन वाला है, अगर वो कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा तो कन्वेक्स वाला बड़ा हो जाएगा, यानी कि f1 बड़ी हो जाएगी। आई होप यहाँ से जो 4 पॉइंट्स आपने लिखे हैं वो अच्छे से आप रिवाइज भी कर लोगे एग्जाम से पहले, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में बोर की निम्नतम कक्षा की रेडियस, जो ऑर्बिट की रेडियस है वो r है, तो सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी? ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, एक रिजल्ट की जो रेडियस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस n के स्क्वायर के, जहाँ पे n है नंबर ऑफ ऑर्बिट। प्रथम कक्षा है तो n बराबर 1 रख देंगे, द्वितीय कक्षा है तो n बराबर 2 रखेंगे, और तृतीय थर्ड ऑर्बिट है तो n बराबर 3 रखेंगे। अब यहाँ से आप सिंपली देख सकते हो, आपको कैलकुलेट करने की नीड ना हो। सबसे पहले तो अगर मैं प्रथम 3 कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात अगर लिखना चाहूँ, ऑप्शन आपसे होगा 1 2 3, 1 4 9, इस तरह से ऑप्शन हो सकते हैं। तो अब आप समझ गए कि उसकी ऑर्बिट के नंबर ऑफ ऑर्बिट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस। तो प्रथम 3 कक्षाओं का अनुपात अगर लिखेंगे तो 1 4 और 9 लिखेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये क्वेश्चन जैसे कि निम्नतम कक्षा की त्रिज्या, निम्नतम का मतलब प्रथम, और प्रथम कक्षा की त्रिज्या r दी हुई है, यानी कि 1 की वैल्यू अगर r है तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या पूछी गई है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4r हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4r, यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो गया? सही, डी हो गया। अब ये तो हो गया इजी क्वेश्चन। अगर इसी कॉन्सेप्ट पे अगर थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कुछ दे देगा, आपसे कह देगा कि आपको सेकंड ऑर्बिट की हो सकता है रेडियस दे दे, आपसे कह दे कि 1.6 कोई एक डेटा दे देगा और आपसे कहेगा कि फोर्थ की बताओ, तो आप सिंपली इसी अप्रोच से रेशनलाइज करोगे। मान लो आपसे कह देता है कि फर्स्ट की जो है वो 0.57 है, फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस है 0.57 है, और आपसे सेकंड की पूछता है, तो सेकंड के लिए आपके आप निकाल सकते हो। सेकंड के लिए इसमें 2 से गुणा नहीं करेंगे, सेकंड के लिए इसमें 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1:4:9 होता है। तो अगर इसकी वैल्यू 5.57 है तो इसकी वैल्यू 4 गुना करेंगे, और आप पूरा गुणा भी नहीं करना। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें यूनिट डिजिट देख लिया करो, 4 का गुणा 7 में किया तो लास्ट में 8 आ रहा होगा। एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसका यूनिट डिजिट 8 होगा। तो इस तरह से। और एक बात मैं बताऊं, मैंने जो कोस्ट गार्ड का पेपर देख रहा हूं, जिस तरह से बच्चे दे के आ रहे हैं, तो एक मैंने कंक्लूज़न जो फिर मैं बता दूं, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है जो मैं शेयर करना चाहता हूं, कि मेरे अकॉर्डिंग फिजिक्स में जो बच्चा ज़्यादा नई नई चीज़ें पढ़ रहा है वो सिलेक्शन से उतना ही दूर जा रहा है। अब इसको मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूं, ये मैं क्यों कह पा रहा हूं। जो बच्चा ज़्यादा फिजिक्स में नई नई चीज़ें पढ़ने की, ज़्यादा नई नई चीज़ें इन्वेंट करने की कोशिश कर रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा देखो ये बात वैसे जो मैं बोल रहा हूँ, अगर इसको एक अदर उसमें ले जाओगे, अदर मीनिंग इसकी एक निकालोगे, तो ये बात आपको ऐसा भी लग सकता है कि ये क्या कह रहे हैं कि जो ज़्यादा पढ़ेगा वो सिलेक्शन से दूर हो जाएगा। जी हाँ, अगर आप इसके कॉन्टेक्स्ट को समझ पाओ, जो बच्चा ज़्यादा पढ़ रहा है वो सिलेक्शन से उतना ही दूर जा रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यार लिमिटेड चीज़ें में कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं जो हर साल रिपीट होती ही होती हैं। अगर आप एग्जामिनर की उसको समझ पाओ तो वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ट्रस्ट मी आज अगर वीडियो बनाना बंद कर दूं, ये मैं, और आप जहां से पढ़ भी रहे हो वो भी अगर आज वीडियो बनाना बंद कर दें, तो जो चैनल पे कंटेंट पड़ा हुआ है उसको अगर आप प्रॉपर रिवाइज़ कर लेते हो, हमारे चैनल से या कहीं और से भी प्रॉपर रिवाइज़ कर लेते हो, तो आप फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। क्योंकि फिजिक्स में मैं देख रहा हूँ कि कोई एक क्वेश्चन अब ऐसा हमें दिख नहीं रहा है जो बच्चे कहते हैं कि सर ये नया क्वेश्चन आया। क्वेश्चन वही आ रहे हैं जो सभी करा चुके हैं। सारे चैनल्स पे जो प्लेलिस्ट पड़ी हैं, किसी एक यूट्यूबर को आप सिलेक्ट करो और उसकी जो प्लेलिस्ट है उसको बहुत अच्छे से उसका प्रीवियस पूरा कंटेंट आप डाइजेस्ट करने की कोशिश करो। मेरे कहने का मतलब ये है कि नया ना पढ़ के आप जो पढ़ चुके हो उसको प्रॉपर रिवाइज़ करो, क्योंकि रिवीजन
सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आज पढ़ तो सभी रहे हैं, ठीक है, इस दौड़ में, इस रेस में अगर आपको आगे निकलना है तो आपको कुछ औरों से अलग करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ कम्युनिटी पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ पृष्ठ तनाव टेम्परेचर बढ़ाने पे उस लिक्विड के पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन में क्या फ़र्क पड़ेगा, 50% से ज़्यादा बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि आप रिवीजन नहीं करते हो। मैं पूछता हूँ विस्कोसिटी गैसेस की क्या हो जाएगी, वहाँ पे टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन कराता हूँ, कहीं कहीं तो 60-70% बच्चे गलत आंसर करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, आप डरो मत, कंपटीशन का लेवल कुछ नहीं है। बच्चे यार नया मैं देखता हूं नए मैराथन पीछे का भूलते जा रहे हो, ऐसे नए का क्या फ़ायदा। फिर मैं आपको बताऊं, जो ये एग्ज़ाम होते हैं इनसे आपको कुछ मैसेज मिलता है। मान लो कोस्ट गार्ड का पेपर हो गया है तो इससे आपको एक मैसेज मिल रहा है कि कुछ क्वेश्चन वही पूछे जा रहे हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, कुछ लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं, मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो क्यों ना हम प्रीवियस ईयर जो कंटेंट है उसको अच्छे से उसी को प्रिपेयर करें, उसी का मल्टीपल, कहते हैं ना 10 किताब पढ़ना ज़रूरत नहीं है आज कंपटीशन क्लियर करने के लिए। 10 किताब ना पढ़ के आप एक किताब को 10 बार पढ़ो। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ कि आप रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दो इंस्टेड ऑफ कुछ नया पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे स्टार मार्क कर लेना कि जूल के नियम के, जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर रजिस्टिविटी जो है वो क्या कहते हैं, किस तरह से निर्भर करेगी उसकी हीट पे जब आपका पोटेंशियल कांस्टेंट हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले। तो देखो हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H बराबर I² RT। ये तो फॉर्मूला बच्चों को पता होगा कि H बराबर I² RT। तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ तो हमें कहीं मिल नहीं रही है रजिस्टिविटी, और हमें कांस्टेंट भी क्या करना है, हमें पोटेंशियल कांस्टेंट भी करना है, यानी कि इसमें हमें थोड़ा आप मैनिपुलेट करना पड़ेगा इसको। तो देखो किस तरह से करना है हमें। और जूल का नियम, जो अगर ये कोई शब्द कहा गया है तो उसका भी यूज़ होना चाहिए। जूल का नियम होता है V बराबर IR, तो वो भी यूज हो जाए। तो हमने लिखा H बराबर I² R रेजिस्टेंस T। अब हम I को हम V बराबर, जूल का नियम क्या होता है, V बराबर IR, तो हम I अगर रिप्लेस करेंगे तो V/R लिख सकते हैं। तो हम I को रिप्लेस कर दे रहे हैं V/R से, तो क्योंकि स्क्वायर था तो V²/R² हो जाएगा इंटू R इंटू T। अब देखो हमारे दोनों काम हो गए, R से R कट गया, तो फाइनली जो H मिल गया वो क्या मिल गया, V²/R इंटू T। ये क्या मिल गया, ये मिल गया हमें P। अब एक बात बताओ, H हीट, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब सारे काम हो गए, एक तो जूल का नियम भी हमने अप्लाइड कर दिया, पोटेंशियल हम कांस्टेंट भी कर सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया। तो हम देख रहे हैं कि अब जो हीट है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। हमें एक रिजल्ट मिला, H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/R, यानी कि कह सकते हैं हीट जो है वो हमें मिल गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के। अगर रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो रजिस्टिविटी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो रजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो H जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/रजिस्टिविटी, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा D। अब जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया कि रेजिस्टेंस के था, रजिस्टिविटी के तो नहीं था, तो एक फार्मूला फिजिक्स में ये भी होता है, रेजिस्टेंस बराबर रजिस्टिविटी L/एरिया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम देख रहे हैं रेजिस्टेंस जो है वो रजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारा H जो है वो निकला था रेजिस्टेंस के, और रेजिस्टेंस है रजिस्टिविटी के, तो ये H जो हो जाएगा रजिस्टिविटी के भी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, एक्सपेक्टेड है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं भी अगर आपको, जैसे मैंने अभी 5 मिनट आपको लेक्चर दिया आपका, आप बहुत सारे बच्चे कहते हैं आप टाइम वेस्ट कभी कभी ज़्यादा बोलते हो, तो यार आपको नहीं पता है ये कभी कभी मेरा ज़्यादा बोलना आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अनवांटेड चीज़ें करने से अगर रोक दे, कुछ ऐसी बात अगर कुछ बच्चों को भी मेरी समझ में आ जाए कि इस बात का जो कॉन्टेक्स्ट क्या था, तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको बताऊँ, मैं या कोई और क्रिएटर है वो वीडियोज़ तो बनाएगा क्योंकि उसका रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं उसका 2 मोटिव होते हैं, एक रेवेन्यू उसका जनरेट करना, और कहीं ना कहीं वो हेल्प भी करना चाहता है आप लोगों की। लेकिन ये आपको एलिमिनेशन आना चाहिए कि अब इतना क्रूशियल टाइम है, हमें इंग्लिश पे भी ध्यान देता है। कई बार बच्चे ऐसे भी, बच्चों को मैं जानता हूँ लास्ट सेशन से मैं बहुत बार से ये देख रहा हूँ कि बच्चे फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 20 मार्क्स फिजिक्स में स्कोर कर रहे हैं, वो इंग्लिश में फेल हो जा रहे हैं क्योंकि उनका फोकस एक वन डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अपना जो आपका फोकस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों सब्जेक्ट पे। आपको मैथ पे भी फोकस देना है। ये नहीं कि आप देख रहे हो कि किसी फिजिक्स की कहीं मैराथन क्लास चली है, उसमें 1200 बच्चे देख रहे हैं, तो आपको एक इनसिक्योरिटी आने लगती है कि यार मेरा इस क्लास में प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 1200 बच्चे हैं, अगर फिर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा इनका हो जाएगा।
तो इस तरह के जो मिसकंसेप्शन है उसमें आपको नहीं पढ़ना है यार। अपने आप को पहचानो, नो योर सेल्फ। अगर आपका वीक पॉइंट फिजिक्स नहीं है तो फिर आप क्यों फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करो। अगर आपका वीक पॉइंट फिजिक्स है तो फिर आप फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करो। और फिजिक्स में भी कुछ नया पढ़ने से, मैं फिर बता रहा हूँ एक बात, नया पढ़ने से बेटर है आप प्रॉपर पिछला रिवाइज अच्छे से करो। मैं बता रहा हूँ वो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं जो कम पढ़ के सिलेक्ट कैसे हो जाते हैं, क्योंकि वो कम तो पढ़ते हैं लेकिन उनको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। अगर उनमें वो कंफ्यूज नहीं रहते हैं, दो ऑप्शन सिमिलर होते हैं तो वो कंफ्यूज नहीं होते हैं, क्योंकि कम पढ़ा है लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्वेश्चन है, अगर देखो बच्चे ने ये कहा था कि रेडियो एक्टिविटी से टी हाफ वाला क्वेश्चन आया था। बच्चे मैसेज करते हैं तो अजीबोगरीब मैसेज करते हैं, लेकिन मैं समझ पाता हूँ क्यों, मैं पिछले कुछ सालों से आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। तो मेरा मानना ये है कि क्वेश्चन यही बना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर से अगर न्यूमेरिकल बनेगा तो इसी तरह का न्यूमेरिकल बनेगा। और इस तरह के न्यूमेरिकल को भी बहुत कम टाइम में कैसे करना है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। फिर भी मैं आपको एक बार बताऊँ, कोई एक रेडियो एक्टिव है रेडियम, उसकी हाफ एज दी है, टी हाफ की वैल्यू आपको दे दी, कितनी, टी हाफ की। मैं वो नज़रिया बता रहा हूँ जिससे आपको सवाल एग्जाम में देखना है। आपको टी हाफ मिल गया। अब आपको पूछा क्या है कि वाई टाइम पूछा है, डिके टाइम पीरियड बताना है। जब पहले 100 ग्राम अगर इनिशियली था उसकी क्वांटिटी और वो 25 ग्राम रह जाती है, तो यही बताना है कि कितने टाइम में ये हुआ, ये जो कारनामा हुआ। यानी कि 100 ग्राम था वो रेडियम और वो बचा कितना, 25 ग्राम। तो हमें ये बताना है कि वो कितने टाइम में ऐसा हुआ, तो डिके टाइम पीरियड हमें बताना है। तो सबसे पहले तो एक फार्मूला आपको पता हो कि डिके टाइम पीरियड अगर निकालना हो तो वो टी हाफ जो होता है, अर्ध आयु होता है, उसमें एन से गुणा कर देंगे हम, तो हमारा डिके टाइम पीरियड मिल जाएगा। अब अर्ध आयु तो हमारी कितनी है, 1600, तो 1600 में कुछ गुणा करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 1600 में कुछ गुणा करने पे 2400 बन सकता है, नहीं बन सकता है। 1600 में अब हमारा 3200 भी बन सकता है, 4800 भी बन सकता है, 6400 भी बन सकता है। हो सकता है एक ऑप्शन ही ऐसा हो जो 16 का मल्टीपल हो, तो फिर आप ऐसे ऑप्शन देखना, ये आपका ये नज़रिया भी हो। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि डिके टाइम पीरियड होता है टी हाफ इंटू एन। तो एन निकालना क्या होता है इस तरह के सवालों में, एन निकालना, आप जो बच्चे हमसे पढ़े हैं पिछले कुछ दिनों से, उन्होंने हमारा रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर देखा होगा, तो वो इस विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर वो एन निकाल सकते हैं। हमें केवल ये देखना है कि ये 2 की पावर कितना बन रहा है। सबसे पहले हमें लिखना होता है, आप लिखो क्या, जो फाइनली कितना रह गया और इनिशियली कितना था। फाइनली जो है 25 ग्राम रह गया, कितना रह गया, 25 ग्राम, और इनिशियली नीचे लिख दो कितना था, 100 ग्राम था। बस ये देखो, ये हमेशा 2 की कोई पावर बन रही होगी। आप इसको कट करोगे तो 25 से ये 4 बार कट जाएगा। 1/4 को हम 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 1/2 की पावर 2 लिखा तो जो पावर है वही हमारा एन आ गया। अब यहाँ पे एन का मान 2 है तो 1600 का 2 में गुणा होगा, 3200 आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं आपको और थोड़ा क्लियर कर दूं, क्योंकि एन निकालना थोड़ा बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। मान लो वो कहता है कि 1/16 ग्राम रह जाता है, कोई जो पदार्थ है वो 1/16 ग्राम रह जाता है इसी सवाल में, और उसकी हाफ एज 1600 थी और वो डिके टाइम पीरियड बताना था। तो हमें क्या करना है, रह कितना गया ऊपर लिखना था, इनिशियली कितना था नीचे लिखना है, यही काम करना है। और ये देखना है ये 2 का पावर कितना है, 1/16, 2 का पावर कितना है, 4। तो हमारा एन का मान 4 आ गया। बस 4 का गुणा हमें हाफ टी हाफ में कर देना है, तो 16 चौको 6400 आंसर हो जाता। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जो आपका ये चीज़ें होंगी, जो इनिशियल आपको लिखना है फाइनली कितना बचा और इनिशियली कितना था। ठीक है, हम बोर्ड के एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि हम पूरा फॉर्मूला लिख के आपको समझाएं, हम वो चीज़ बता रहे हैं जो आप एग्जाम में टाइम सेव करवाएगी। और ये हमेशा आप देख लेना, इनिशियल और फाइनल का जो रेशियो होगा वो हमेशा 2 की कुछ पावर बन रहा होगा। जो 2 की पावर होगी वही हमारा एन का मान होगा। बस वही एन के मान में हम टी हाफ का गुणा कर देंगे तो डिके टाइम पीरियड मिल जाएगा। और अगर कह दे कि विघटन का समय आपको दे देता है और टी हाफ पूछता है, हो सकता है कि अर्धायु निकालने को कहा जाए, तो अर्धायु निकालने के लिए आप समझ पा रहे हो क्या करोगे। अगर डिके टाइम पीरियड टी हाफ इंटू एन था, तो इसमें डिके टाइम पीरियड में अगर एन से डिवाइड कर देंगे तो अर्धायु भी निकल आएगी। ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ये समझ सकते हो। अगर इस तरह का एक न्यूमेरिकल कॉस्ट गार्ड में बना है तो आपके एग्जाम में भी बन सकता है इस तरह का। आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना रेडियो एक्टिविटी बाई लक्ष्य एयरफोर्स, वो वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाया था। अगर उस रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर से कोई न्यूमेरिकल आता है, थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल, तो वो उस वीडियो से बाहर नहीं रहेगा। ये मैंने पूरी कोशिश करी थी, तो आप उसको जरूर जाके देख लेना अगर आपको प्रॉब्लम हुई हो इसको समझने में। कोस्ट गार्ड के पेपर में सबसे ज़्यादा अगर कोई टॉपिक रिपीट हो रहा है, हर शिफ्ट में मैग्नेटिज्म का एक क्वेश्चन जरूर दिख रहा है, तो आपसे बताऊं कि अगर आप कहीं से चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो तो इस चैप्टर पे थोड़ा फोकस कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं। इस क्वेश्चन का आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि एक डाइपोल को क्या किया गया है, इक्विलिब्रियम से परपेंडिकुलर ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा और मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। और अगर आप कहो तो मैं 1 से 1.5 घंटे में टाइम निकाल के मैग्नेटिज्म के वो क्वेश्चन करा दूं, सिलेक्टिव क्वेश्चंस करा दूं,
मतलब एक मैराथन वीडियो केवल चुंबकत्व पे। अगर आपके फ्यूचर 5 साल तक एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम्स में मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन आएगा तो वो उसी वीडियो से होगा, ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ मैं, अगर आपको नीड हो। वैसे मैं आप लोग खुद से ये कर पाऊँ तो मैग्नेटिज्म को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आप लोग पढ़ पाओ और कहीं से तो पढ़ लेना, ठीक है। और अगर आप लोग इस वीडियो को 1K लाइक, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर इसको 1000 लाइक आप लोग कर देते हो तो मैं आपको जितना जल्दी हो सकेगा, जितना जल्दी आप लाइक करोगे उतना जल्दी आपको मैग्नेटिज्म का मैराथन देने का मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। मैराथन इन द सेंस 1 से 1.5 घंटे का वो वीडियो होगा, उसमें वो क्वेश्चंस जो प्रोबेबल होंगे आगे आने वाले 5 साल तक जो चुंबकत्व के क्वेश्चन बन सकते हैं वो करा दूंगा। और हाँ, एक कमेंट सेक्शन में आप हर बच्चे को, जो बच्चा यहाँ तक आया है, कमेंट सेक्शन में एक बात ज़रूर लिखनी है प्लीज़, कि कम पढ़ेंगे ठोस पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे। ये बात आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, क्योंकि ये जो मेंटलिटी है हर बच्चे की होना बहुत ज़रूरी है कि कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे। इसी तरह से हम लोग पढ़ते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे और अपनी प्रिपरेशन तक की जर्नी को, अपने सफल तक होने की जर्नी को बहुत आसान से तय करेंगे, बहुत आसानी के साथ मंजिल पे पहुंचेंगे। जय हिंद।